वेलकम बैक खवातीन हज़रात। और सियासी जोड़ तोड़ आपके सामने मौजूद है। आप इसको टीवी पर देख रहे हैं, न्यूज़ में सुन रहे हैं और कुछ नए नए टेक्निकल वर्ड्स भी आ गए हैं जिसके बारे में मेरे ख्याल में जानना और सोचना ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता चला है कि जी किंग्स पार्टी का क़याम हो रहा है। सो ये किंग्स पार्टी क्या है? अभी मैं कुछ देर पहले शो से पहले अपने प्रोड्यूसर साहब से भी बात कर रही थी कि किंग्स पार्टी ऐसे लगता है कि जिसका नाम किंग है वो किंग्स पार्टी है, या देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ टेक्निकल थिंग जो इसमें समझने की ज़रूरत है। जो सियासी जोड़ तोड़ है उसके पेश नज़र हमने ये भी सुना है कि जरदारी साहब लाहौर में मौजूद हैं और वो भी मुख्तलिफ लोग जो पार्टी इधर से उधर हो रहे हैं उनसे उनकी गुफ्तगू शनीद चल रही है। उसके अलावा भी और भी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑब्वियसली अपनी डिफरेंट ऑफर्स लेके डिफरेंट लोगों के लिए मौजूद हैं, मगर ये ओवरऑल मंजरनामा है क्या, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर पॉलिटिकल एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। जी मोहम्मद अली साहब, जिस तरह मैंने कहा कि किंग्स पार्टी, ये जो किंग्स पार्टी है ये क्या है, कैसे बन रही है, क्या हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया। मुझे अगर आप 2 मिनट दें, मैं पूरा ये जो मौजूदा सूरत हाल है पीटीआई में जो सिचुएशन चल रही है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी श्योर। देखें, पाकिस्तान की कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, एज अ पॉलिटिकल साइंस हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। उसके 4 लेवल्स होते हैं इंक्लूडिंग पीटीआई। ठीक है, एक उसके फाउंडर है, ठीक है, जो खान साहब खुद हैं, जो कि एक राइट। ब्रांड नेम भी है, करिश्मेटिक लीडरशिप है, बहुत पॉपुलर शख्सियत है, नंबर 1। दूसरा लेवल जो होता है ना, वो उनके एडवाइजर्स हैं जिनको वो कैबिनेट में शामिल करते हैं और हुकूमत में ना भी हो तो उनकी मशावरत से फैसले करते हैं। वो दूसरा लेवल है। ठीक है, ठीक है। उसको आप तब समझ लें कि वो एक इलीट कोर ग्रुप जी है जी। उनका। ये दूसरा लेवल है। ठीक है, तीसरा लेवल जो है वो इलेक्टेबल्स का होता है, हम्म। जो कि एक्चुअली इलेक्टेबल्स को मैं एक्सप्लेन करता हूं। इलेक्टेबल्स वो होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। जी वो उनकी प्राइमरी कंसिडरेशन आइडियोलॉजी या पार्टी से नहीं होती, जी। अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इंफ्लुएंशियल रेलिवेंट रहना उनका जी। असल मकसद होता है। राइट। लेकिन वो ये देखते हैं कि इस वक्त हवा किधर की चल रही है, कौन सी पावर में पार्टी है, कौन सी इंफ्लुएंशियल है, उसके साथ लगे रहो। राइट। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। ये हम्म तीसरा लेवल है और इस तरह के लोग अनइमोशनली हर पार्टी में शामिल है। हम्म। अच्छा, चौथा लोग जो लेवल है ना, जो वर्कर का है, जो आइडियोलॉजी, इमोशन, नैरेटिव पे चलता है, लुक अप टू द प्रोमिसेस, मैनिफेस्टो ऑफ द लीडरशिप देखता है। पाकिस्तान की गैर जज्बाती अंदाज में मैं मैडम नुसरत आपको बताना चलूं, हर पार्टी के अंदर ये 4 तबकात पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। ये तो उसी अब तरह हो है क्या, जैसे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन ये उसी तरह है जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है कि पहले ओनर है, फिर बिल्कुल सीनियर ऐसे, मैनेजमेंट है, फिर बिल्कुल ऐसे, हर लेवल आता है ना, टेक्टिकल एंड ऑपरेशनल एंड दिस एंड दैट, तो उसी तरह से इसके लेवल्स बिल्कुल हैं। ठीक है। एब्सोल्युटली, ये बड़ा बड़ा गैर जज्बाती और ऑब्जेक्टिव या। फ्रेमवर्क है। तो अब आप देखिए हो क्या रहा है राइट नाउ पीटीआई के साथ। हम्म जो उनके मुखालिफिन है या एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने क्या किया है पिछले 3 हफ्ते के दौरान? हम्म। उन्होंने क्या किया है कि इलेक्टेबल्स और कोर ग्रुप्स को डिसलॉज कर दिया है। तो ठीक है। पार्टी का स्ट्रक्चर कोलैप्स इस तरह कर गया है कि एक तरफ करिज्मेटिक लीडरशिप है और नीचे इमोशनल और वर्कर है। हम्म ठीक है, जो कि रोड पे आता है, जो रैलीज में आता है, जो आंसू गैस खाता है, जो जेलों में जाता है और जो एक कॉल के ऊपर जमा हो जाता है। हम्म। तो ठीक है। बीच में जो कोर ग्रुप था, जिसमें आपके साबिक वजीर दिफा भी शामिल थे, और बाकी लोग हैं, आपके फवाद चौधरी साहब हैं, आपके जो दीगर अहम कैबिनेट के मेंबर हैं, शीरी मजारी थी, जिनसे मशवरे लेके खान साहब हुकूमत में भी और हुकूमत से जाने के बाद भी फैसले करते थे, वो हट गए हैं। अच्छा, वो ठीक है। क्यों हट गए हैं, मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे नहीं हट गए। ये जो कोर ग्रुप होता है ना, ये बैलेंस करता है अपनी रेलेवेंस विद द लीडरशिप, हम्म। with good relations with establishment and popular sentiment। इन तीनों को वो बैलेंस करता है और ठीक वो है। कैलकुलेट करता है कि पार्टी की क़यादत, एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के जज्बात को के साथ चला जाए। जब वो एक तरफ आपकी लीडरशिप चली जाती है और वो ये कैलकुलेट करते हैं कि ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट या अवाम के जज्बात से हम दूर हो गए हैं, तो वो छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या नई पार्टी बन जाती है। सही है, तो अब जहां आप उनको जो बेटर अपॉर्चुनिटी लगती लेफ्टिस्ट है, पार्टी, फ्यूचर लगता है, वहां वो चले जी जाते हैं। जी, बट कमिंग बैक टू द और मेन पॉइंट, किंग्स पार्टी। जी जी,
तो व्हाट इज द देखिए अब किंग्स इसमें पार्टी? तीन चीजें हो रही हैं, जी। मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखिए इसमें तीन चीजें इस वक्त क्वाइट विजिबल हैं। नंबर वन ये कि जो इलेक्टेबल्स और कोर ग्रुप था पीटीआई का, वो जो निकल रहा है उस पार्टी से, उसके पास तीन ऑप्शंस थी। नंबर वन, देखें अगर तो उनकी मुखासमत पीपल्स पार्टी, नून लीग या जमात इस्लामी से बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनके पास वो ऑप्शन भी थी। वो ऑप्शन नंबर वन है, क्योंकि इलेक्शन से पहले उनको किसी पार्टी का टिकट तो चाहिए। और आप ऑब्जेक्टिवली बात को मानेंगी कि कोई भी नई पार्टी बनती है तो पीपल्स पार्टी या नून का जो ब्रांड नेम है या जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो एक नई पार्टी के मुकाबले में तो बहुत पुरानी और बिल्कुल स्टेब्लिश्ड है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो ठीक है। तो देखें आप जरदारी साहब ने 25 बंदे इनके उठा लिए, ये नजर आ गया आपको बात। ये पहला ग्रुप था। दूसरा ग्रुप वो है जिन्होंने पिछले 4 साल 5 साल में ऐसा तर्ज अमल अपनाया है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। तो अब उनकी मजबूरी है कि वो कोई नया सेटअप बनाए, या तो वो चौधरी शुजात के पास जाएंगे या वो अलग से कोई सेटअप बनाने की कोशिश जी करेंगे। सही। ठीक है। तो अब अगर वो चौधरी शुजात के पास जाते हैं, चौधरी शुजात को भी इस वक्त परवेज इलाही के जाने के बाद जरूरत है कुछ लोगों को पार्टी को बढ़ाने की, तो उनका भी कॉमन इंटरेस्ट है कि कुछ लोगों को अकोमोडेट करें। अगर उनकी डील हो जाती है तो वो चौधरी शुजात के साथ चले जाएंगे ठीक है। और काफ लीग भी थोड़ी रिवाइव हो जाएगी। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है, जो ना जिनकी ना चौधरी शुजात से डील होती है, ना वो नून और पीपल्स पार्टी को एक्सेप्टेबल है, तो उनकी वाहिद मजबूरी ये रह जाती है कि एक नया सेटअप बनाए, अपना कोई सेटअप फॉरवर्ड बना ब्लॉक बनाए या किंग्स पार्टी बनाए। तो अब आप इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो खान से भी दूर चला गया है, पार्टी को भी छोड़ रहा है, कोई और पार्टी में भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसका पॉलिटिकल फ्यूचर एक सर्वाइवल की जंग है। लेकिन बहुत मैं जाती तौर पे ठीक है। ऑब्जेक्टिवली को बहुत ल्यूक्रेटिव नहीं देख रहा। ठीक है। अच्छा, इसमें ये बताइए मोहम्मद अली साहब कि अब जाहिर है जो सिनारियो इस वक्त सामने है, आज के रोज़ की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो मेन कंटेंडर्स आ रहे हैं फॉर इलेक्शंस वो पीएमएल-एन एंड पीपल्स पार्टी ही रह जाते हैं फिर। सो आई थिंक बाकी कंटेंडर्स जो हैं उनको अपना अभी टाइम लगेगा, या अगर कोई नई पार्टी बन भी जाती है या जितनी पार्टीज इनके अलावा भी हमारे पास मौजूद हैं उनका ऑब्वियसली स्टेटस उस तरह से नहीं है। तो जो मेन कंटेंडर्स फॉर इलेक्शंस होंगे वो यही दो मेन बड़ी पार्टीज आपको लग रही हैं? देखिए जब तक मैं ऑब्जेक्टिवली ये कहूंगा कि जब तक कोई बाजाब्ता और हतमी कानूनी चाराजोई और बैनिंग या ऑस्ट्रिसाइजिंग या खत्म करना पीटीआई का नहीं एक हतमी फैसला हो जाता, मैं इस चीज को फॉरगॉन कंक्लूजन नहीं समझता कि कानूनी और सियासी तौर पे इसका मुस्तकबिल खत्म हो गया। आई डोंट अग्री विद दैट। ओके। हाँ, मैं बिल्कुल गैर जानिबदाराना बात ये करता हूं कि आगे जब भी इलेक्शन होंगे, मैं टाइम पे नहीं कंजेक्चरिंग कर रहा और स्पेकुलेशन कर रहा, जब भी होंगे, देखिए इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की कोशिश करें कि नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, आइंदा इस सिचुएशन के बाद हमेशा एक हंग पार्लियामेंट्री वजूद में आएगी, हमेशा कोalition गवर्नमेंट बनेगी। और उसकी बुनियादी वजह एक इंडिविजुअल की पॉपुलैरिटी ज्यादा या कम होना नहीं है, आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। मैडम नुसरत आप समझें, देखिए ये अर्बन एरिया की पार्टी है, जो हमारा, आप बताएं कि हमारे जो गांव में 60-70% वोट है, वो आइडियोलॉजी के ऊपर वोट देता है, वो करिश्मा के ऊपर वोट देता है, वो बेचारा तो गली मोहल्ले के मोहम्मद अली इंसेंटिव्स साहब के ऊपर वोट बिल्कुल देता है। बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट हमने वैसे ही अपनी मर्जी से ये डिवीजन कर लिया था कि गवर्नमेंट जो है वो कोएलिशन में ही बनेगी, क्योंकि हर किसी का एक सूबा हो गया था और हर किसी की एक अपनी पावर हो गई थी। और 18th अमेंडमेंट के बाद जो कुछ ज़ाहिर प्रोविंसेस को जिस तरह से एम्पावर किया गया है, उसके बाद तो हम यही देखते हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट ही बन पाती है। आपने बहुत अहम बात की, मैं आपकी बात ही को आगे बढ़ाता हूं। उसका सबूत क्या है? देखें, मेन वोट बैंक ऑब्वियसली पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टीज हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मेन वोट बैंक पीपल्स पार्टी का सिंध में है, नून लीग का पंजाब में है, पीटीआई का ज्यादा जो है फॉलोइंग पंजाब में है, लेकिन ज्यादा जो है वो केपीके, जीबी और एजेके में है। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए अच्छी बात नहीं है
अलबत्ता जो भी इलेक्शंस होंगे, जब भी होंगे, इनमें से एक पार्टी ऑब्वियसली बाकी दोनों से ज्यादा वोट लेगी, लेकिन डिसाइसिव मेजॉरिटी प्रैक्टिकली नॉट विथस्टैंडिंग कि कोई पॉपुलर कितना है, उसका ग्रीवेंस कितना बड़ा है, वो सब अपनी जगह, लेकिन स्ट्रक्चर को देखें ना कि हमारा जो 60-70% रूरल वोट बैंक है वो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स नहीं करता, वो बेचारा बरादरी की सियासत करता है, वो बेचारा, और क्यों करता है? इसलिए करता है कि उसकी मजबूरी है कि मैं अगर जमीन पे मैंने ठेका चाहिए एक जमीन की कटाई का, तो वो मुझे लोकल जो जागीरदार है तो वो मोहम्मद देगा, अली साहब, तो इसका इमरान खान से मतलब जाके तो मुझे ठेका नहीं मिलेगा। इसका मतलब तो ये है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्टी और अ पर्सनैलिटी ऑफ द पार्टी, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि फिर ये जो हमारा ऑब्वियसली जागीरदाराना एक सिस्टम चलता है, तो पाकिस्तान फिर इसी सिस्टम के ही अराउंड रहेगा हमेशा। फिर तो हम ट्रांसपेरेंसी जो एक वर्ड है वो मेरे ख्याल में हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेगी। अच्छा, आपने बहुत अहम बात की है, प्रोफाउंड बात की है। देखिए, बात दरअसल ये है कि जमहूरियत की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। जमहूरियत एक आइडियल सिस्टम है। नंबर 1, प्रोवाइडेड आपकी एजुकेटेड मिडिल क्लास सोसाइटी हो। नंबर 2 आपकी सोसाइटी जो है ना, उसकी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल इकोनॉमी एग्रेरियन ना हो, वो या तो ट्रेडिंग नेशन हो या इंडस्ट्रियल नेशन हो, जिसमें पैसा, सरमाया, इन्फ्लुएंस जो है वो इंडस्ट्री और ट्रेडर के पास होता है, और उसका जो वोट बैंक है, उसका जो वर्कर है, वही असल वोटर होता है, और वो अपने मफादात के लिए मिडिल क्लास ड्रिवन सोसाइटी होती है। हमारे यहाँ जो गुर्बत के हालात हैं, इस वक्त जो असेसमेंट की जा रही है, वो ये लोग कह रहे हैं 40% लोग गुर्बत के कोविड और दूसरे मसाइल की वजह से, सैलाब की वजह से गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं। तो वो जो गुर्बत गरीब तबका है, उसके पास आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का टाइम और इंसेंटिव भी नहीं है। ठीक। उसने अपने लोकल जागीरदार से ठेका लेके कटाई के या बुआई का पैसा लेना है। उसको वो उस सिस्टम को समझे ना, तो खान साहब का जो बयानिया है वो बड़ा अट्रैक्टिव है, लेट मी रिकॉग्नाइज, लेकिन वो वर्किंग क्लास, अर्बन, मिडिल क्लास, एजुकेटेड यूथ को अट्रैक्ट करता है। अच्छा, इसमें उसमें कोई इंसेंटिव आपके माली के लिए, मेरे ड्राइवर के लिए, मेरे घर में काम करने वाली के लिए नहीं। उससे पूछें आप, जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी है, मैं पाकिस्तान पीपल्स वो पार्टी और स्टैटिक है, पीएमएलएन की बट तरफ ज्यादा दोबारा आना इम्पोर्टेंट। चाहती हूँ। इन दोनों पार्टीज में अभी पीटीआई के हवाले से तो जाहिर है जितनी तोड़ फोड़ चल रही है और जो चीज़ें हैं वो वक्त आने पे हमें पता चलेगा कि वो पार्टी कहाँ स्टैंड करती है, करती भी है कि नहीं करती है। लेकिन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के हवाले से जो इस वक्त सिनारियो है, वो ज़्यादा आपको किसको लग रहा है फेवर कर रहा है? क्या वो नून लीग को ज़्यादा फेवर कर रहा है, या आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैव अ बिगर चांस टू स्टैंड आउट? देखिए, ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग मैं समझता हूं कि नून लीग ने करंट गवर्नमेंट में आके पॉलिटिकल कैपिटल ज्यादा सेक्रीफाइस किया है, और उनके डिसीजंस पॉलिटिकली ज्यादा कॉस्टली हैं। उन्होंने जो मिनिस्ट्रीज भी ली हैं वो पॉलिटिकली कॉस्टली हैं, फाइनेंस और ये दूसरी सारी जो हैं, उसी में तो आपने डिलीवर करना है। आई थिंक पीपल्स पार्टी हैज बीन वेरी स्मार्ट, और ओवरऑल सिचुएशन में देखें तो मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी इज द नेट विनर फॉर 3 रीजंस। नंबर 1, उन्होंने एस्ट्यूटली एक मुश्किल टाइम पे वो मिनिस्ट्रीज ली जो कि जिसपे अवाम उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज या डिमांड या एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। फॉरेन मिनिस्ट्री, क्लाइमेट चेंज और दूसरी चीजें, ठीक है ना, उसमें आपने कोई फौरी रिजल्ट क्या दे सकते? हाँ, मैं समझता हूँ बिलावल साहब ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को रिपेयर किया, अब हम रूस से भी तेल ले रहे हैं, तो उन्होंने दिखाया कि एक ज्यादा जिम्मेदाराना और बैलेंस्ड और केयरफुल फॉरेन पॉलिसी चलाई जा सकती है। आपको रूस से तेल लेने के लिए अमेरिका को नाराज करना जरूरी नहीं था, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैं ये समझता हूं, और अभी आप देखिए जिस तरह मैंने पहले कहा, अभी जो लोग टूट रहे हैं वहां से पीटीआई से, उनमें से भी 20-25 लोग पीपल्स पार्टी ने उठा लिए हैं। तो जो लॉस है पीटीआई का, वो ट्रांसलेट हो रहा है गेन फॉर पीपल्स पार्टी का इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इलेक्टेबल्स एंड लेस कॉस्टली पॉलिसीज। और जब आप इलेक्शन के करीब जाएंगे तो मेरे ख्याल में उनकी पोजीशन मुझे ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। एंड ऑब्वियसली जो इस वक्त का सिनारियो है वो कुछ हमने आपके सामने पेश किया कि इस वक्त हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है, और आज के दिन की अगर आप स्टैंडिंग देखें तो तीनों मेजर पार्टीज़ या जो कंटेंडर्स हैं फॉर इलेक्शंस, उनकी क्या पोजीशन है, ये सब हमने आपके सामने रखा। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद निहायत ही अहम टॉपिक है
3 डेथ्स हो चुकी हैं निग्लेरिया से, और हमें किस चीज़ की एहतियात करने की ज़रूरत है, ये सब पता चलेगा आफ्टर द ब्रेक।